The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. गुड मॉर्निंग जनता। देखो जनता, लास्ट टाइम क्या किया था अपन ने, सब एप्लीकेशन पार्ट किया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे उसमें। अभी कुछ कुछ भी आपको कार्बोकेटाइन के रिलेटेड कुछ डाउट है क्या? मैंने असाइनमेंट में भेजा था आपको, सबने किए क्या असाइनमेंट? कुछ भी डाउट्स है कार्बोकेटाइन में, स्टेबिलिटी में? रोहित को अनम्यूट करता हूँ मैं। हाँ सर। हाँ बोलना। हाँ सर, कार्बोकेटन और जरा इंडक्टिव, जरा स्टार्टिंग में जरा डाउट था मेरे को, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह उसमें हो पार्ट सर। कार्बोकेटन में थोड़ा लेट था ना मैं। अरे तो वीडियो था ना अपना यूट्यूब पे, देखा नहीं क्या? देखा देखा, उसमें जरा कार्बोकेटन में ना वो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर, जरा वो जरा वापस से एक बार जरा पता। 2 घंटे का लेक्चर में तुझे कैसे बता दूं मैं एक साथ में बता के? नहीं, लास्ट को स्टार्टिंग। अभी देख, सिंपल क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर तू देखेगा ना तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होता है? 3 डिग्री का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ मतलब फॉर एग्जांपल अगर समझ तेरे पास में कोई कार्बोकेटाइन ऐसा है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री हाँ। कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ओके। ये कार्बोकेटाइन के पास में 3 अल्काइल ग्रुप है ना, आर ऐसा। आर इसका इसमें दो तीन है। अल्काइल ग्रुप है, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, मिथाइल। तो जितना अल्काइल ग्रुप ज्यादा रहेगा उतना डोनेटिंग ज्यादा होता है वो, उतना अच्छा। पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कम कम पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई भी चार्ज अगर कम हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो अपने को क्या करना है, उसको कम पॉजिटिव बनाना। तो कम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं अपन उसको? इलेक्ट्रॉन दे के उसके पास में। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रॉन 3 डिग्री वाले केस में 3 अल्काइल ग्रुप है उसके पास में, 2 डिग्री में 2 अल्काइल ग्रुप है, तीन। और इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप रहेगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कम होएगा, तो उतना स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। कोई भी चीज को, स्टेबिलिटी का चार्ज को न्यूट्रल, चार्ज चीज को अगर तो न्यूट्रल के पास में लेके जा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा ना ऑब्वियसली उसका। वैसे देखा अपन इंडक्टिव। बढ़ेगा। हाँ, और रेजोनेंस से कैसे देखा? रेजोनेंस का चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। अच्छा। फिर बहुत सारे फैक्टर्स है कि बैक बॉन्डिंग वगैरह क्या क्या होता है अपन ने, एरोमेटिसिटी कैसे देखा अपन ने। ठीक है, तो एक बार अच्छे नहीं से, नहीं, वो समझा, वो इलेक्ट्रिसिटी समझा। बस इंडक्टिव फैक्टर इतना ही, और कुछ नहीं इंडक्टिव फैक्ट में। अच्छा, वो इसमें ही जरा कंफ्यूजन आ रहा था और सिर्फ। क्या होता है, इंडक्टिव फैक्ट सबसे लीस्ट बॉदर्ड रहता है। मतलब सबसे पहले तुझे क्या देखना है? रेजोनेंस देखना है, हाइपर कंजुगेशन देखना है, फिर इंडक्टिव के ऊपर आना है। पहले इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखना है कभी भी। तो इंडक्टिव बहुत कम ओके। बार तुझे यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस से आंसर आएगा तेरा मैक्सिमम टाइम में। ठीक है, चल। ओके। और किसको डाउट है? चलो, आई गेस तुमने कर लिया होगा जनता असाइनमेंट। ठीक है, अभी क्या करते हैं मालूम है? देखो जनता, अभी इसमें ना कार्बोकेटाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये कैसे करना है मालूम है आपको? मतलब मैंने ना एक वीडियो बनाया यूट्यूब पे। ठीक है, अपने चैनल पे एक वीडियो है यूट्यूब पे, गेम स्पार्क के। तो मैं क्या करूंगा, लेक्चर के बाद में आपसे शेयर कर दूंगा वो वीडियो में। ठीक है, तो काफी डिटेल वीडियो है वो, ऑलमोस्ट आधे घंटे का वीडियो है। तो उसको आपको क्या करना है मालूम है? उससे अब उसको आपको कॉपी कर लेना है बुक में। ठीक है, आपका एक बार कॉपी हो जाएगा तो अब 90% लोग को समझ में भी आ जाएगा वो वीडियो, जो जिस तरीके से बनाया मैंने वो। क्योंकि सबका उसमें क्या बताया मैंने, रीअरेंजमेंट क्यों होता है, मतलब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होने का रीजन बताया उसके अंदर मैंने। क्योंकि तुमको तो स्टेबिलिटी पता चल गया, तो उधर काफी इजी हो जाएगा अगर तुमको। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन मालूम है, तुम वीडियो कॉपी कर लो एक बार, तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होएगा ना अपना, तो उसके अंदर अपन वो डिस्कस करेंगे। जो भी रीअरेंजमेंट तुम यूट्यूब में से देखोगे ना, उसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो अपन लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, बट तुमको क्या करना है, पूरे जितने भी एग्जाम्पल है उसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए मैंने सब। ठीक है, वो सब अपने बुक्स में लिख लेना है आपको, पूरे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के। ठीक है, तो आज अपन टॉपिक क्या करते हैं, आज रीजमेंट नहीं करेंगे, रीजमेंट नेक्स्ट टाइम करेंगे जब तुम लिख लोगे अच्छे से उसको। तो क्योंकि उसमें क्या होता है, खाली कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखना होता है बस, बाकी तो सब इजी है उसके अंदर। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं नया इंटरमीडिएट, कार्ब अनायन। तो देखो जनता, कार्ब अनायन काफी इजी है। मतलब कार्ब अनायन कैसा होता है, कार्बोकेटाइन और कार्बन में क्या डिफरेंस होता है मेन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब देखो इसमें कार्बन को कैसे ड्रॉ करेंगे अपन,
कार्बन को आप ऐसे ड्रॉ करते हो ना, या फिर इसको 3D में ड्रॉ कर लेते हो थोड़ा तो इजी हो जाएगा समझना। इसको ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, एक कंपाउंड ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा भी, ठीक है, R1 R2 R3, ठीक है। अब इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखिए अगर अपन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा तो हाँ, अब इसके केस में देखो, इसके ऊपर चार्ज है ना, कार्बन के ऊपर चार्ज हमेशा -1 का रहता है। तो -1 का चार्ज क्यों रहता है, जरा कौन बताएगा मुझे, कार्बन के ऊपर -1 का चार्ज क्यों रहता है? तुम ऐसे लिखते हो ना, समझो तुम ऐसे लिखते हो CH3 माइनस, है ना, फिर तुम्हारा फिनाइल माइनस, ऐसे चार्ज एक क्यों रहता है इसके ऊपर, चार्ज 1 क्यों रहता है कार्बन के ऊपर, कौन बताएगा? लोन पेयर तो 2 बताए ना मैंने इधर, देखो 2 लोन पेयर बताए मैंने इधर। लोन पेयर तो दो, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है इधर, 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2 का चार्ज आना चाहिए था, -1 का चार्ज क्यों आ रहा है इसके ऊपर? जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने चार्ज आते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है नहीं। हाँ, सुकन्या का बराबर है। तो देखो जनता कैसा होता है मालूम है, कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन देखो ना आप लोग, टोटल टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन के पास में, 5 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास में टोटल, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन खुद रख लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर डोनेशन कर सकता है वो, बराबर है ना। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो उसके ऊपर -1 का चार्ज इसके लिए आ गया। कार्बोकेटाइन में क्या था जनता मालूम है, कार्बोकेटाइन में +1 का चार्ज क्यों आया था, क्योंकि कार्बोकेटाइन का जो कार्बन था ना, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ था, तो +1 का चार्ज आया था। रेडिकल तो न्यूट्रल हो जाएगा आगे जाके देखिएगा अपन उसको, ठीक है। तो ये कार्बोनाइन हो जाएगा। तो कार्बोनाइन क्या होता है, कार्बोनाइन तुम्हारा हो जाएगा, हाइब्रिडेशन तो sp3 बोल दिया, ठीक है। अब इसमें और अगर देखिएगा तो मुझे बताओ, कुछ हाइब्रिडेशन के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं पहले। जैसे कि अभी देखो, अगर तुम्हारे पास में ये है CH ट्रिपल बॉन्ड C-, तुम्हारे पास में फिर अगर ये है CH2 डबल बॉन्ड CH-, ऐसा था नेगेटिव चार्ज। फिर तुम्हारे पास में समझो ये नेगेटिव चार्ज है। फिर अगर समझो तुम्हारे पास में ये नेगेटिव चार्ज है जंक्शन पे, इसे ड्रॉ कर लेते हैं इधर। देखो नेगेटिव चार्ज जंक्शन पे है, ठीक है। अब जनता देखो, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड अपने 5 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। ये पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ और एक फिफ्थ, ठीक है। सबका हाइब्रिडेशन बताओ मुझे क्या क्या रहेगा, ये सबके हाइब्रिडेशन लिखो। कार्बन एंड हाइब्रिडाइजेशन फटाक से बताओ क्वेश्चन में। पहले वाले का तो sp3 था, बाकी सभी तो कार्बन है नहीं ना, बट हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगा, सबका सेम रहेगा sp3 या कुछ चेंज होगा बताना है आपको। मुझे इतना टाइम लग रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए।
जनता सही है, राइट आंसर। देखो इसका सिंपल आपको क्या देखना था, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देखना था ना, सिग्मा बॉन्ड देखना था ना आपको। तो इसमें स्टेरिक नंबर 2 रहेगा, इसमें स्टेरिक नंबर 3 रहेगा, इसमें स्टेरिक नंबर, बट ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा इसके लिए, तो इसको खाली क्या करेंगे अपन, इसको अपन 3 ही काउंट करेंगे, बॉन्ड पेयर को, और एक लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे इसके अंदर अपन। इसमें क्या होगा, ये ब्रिज पे है ना, ये ब्रिज पे है, तो तुमको पता है कि ये ब्रेड रूल के हिसाब से कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता है ये, तो ये भी sp3 हो जाएगा अभी तुम्हारा, मतलब सॉरी, इसको अपन 4 काउंट करेंगे स्टेरिक नंबर को, क्योंकि ब्रिज हेड पे तुमको पता है ब्रेड रूल के हिसाब से क्या था अपना फंडा, कि ब्रिज हेड पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है ऐसा, ठीक है, तो इसके लिए नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस इट इज अ बिगर रिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये sp हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2, ये तुम्हारा sp3। तो देखो कार्बोकेटन में कैसा फिक्स था ना अपना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था सबका, बट इसमें ऐसा नहीं, कार्बन में वेरी करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का तुम्हारा, बट अपने को जो मैक्सिमम डील करना है ना, वो डील करना है अपने को ये पहले वाला जो अनायन था अपना ऐसा, इससे अपने को डील करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि समझो कोई कार्बन आयन है मेरे पास समझो कोई कार्बन आयन है ऐसा, अ, ये कार्बन आयन है, और इधर समझो तीनों भी डिफरेंट ग्रुप है, अगर R1 R2 R2 तीनों भी डिफरेंट ग्रुप है। अगर मैं इसके अंदर है ना, समझो अगर मैं इसके अंदर H प्लस डालता हूँ, H प्लस इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कायरल रहेगा या अकायरल रहेगा, या फिर इसके और ठीक है, कायरल रहेगा अकायरल रहेगा, मतलब विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह वाला फंडा ही बता रहा हूँ मैं आपको, बिना उसको सब देखना है आपको। प्रहलाद को डाउट है क्या कुछ, प्रहलाद को अनम्यूट किया है। सर मुझे वो साइक्लोहेक्सिन कार्बानियन है ना, उसका sp2 समझा नहीं। अरे देखना, नॉर्मली डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में है ना वो, तो अपन ने क्या बोला था, हाँ। पेयर अगर कॉन्जुगेशन में रहेगा तो अपन लोन पेयर को काउंट नहीं करते ना हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि भाई वो पाई बॉन्ड बना रहा है रेजोनेंस के थ्रू। ओ ओके, तो सर ऐसे बोल सकते हैं sp2 के जगह वो sp3 sp2 के बीच में है। हाँ बोल सकते हैं, बट वो देख क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेसिकली, हाइब्रिडेशन हाँ वगैरह सब थ्योरी थ्योरी टॉपिक है ना, ये प्रैक्टिकल थोड़ी होता है। सर ये कोई चीज अपने को ये चीजें सिंपल करने के लिए अपन पढ़ रहे हैं, तो इतना पेन मत ले इसका sp2 sp3 के बीच में, वो सब थ्योरी सर तो टॉपिक है। sp2 ही बोल देते हैं। हाँ sp2 ही बोलते हैं इसको, ओके ज्यादा ओके। important, मतलब वो पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, थ्योरी पर्पज, हम्म। इसके जो रिएक्शंस वगैरह वो ओके ज्यादा सर। इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ओके अब जिन तक क्वेश्चन समझा गया तुमको ये क्या था ये, देखो मैंने क्या दिया आपको, मैंने समझो आपको है ना एक अनायन दिया है, कार्बन आयन दिया है, ठीक है, इसमें जिसमें तीनों भी डिफरेंट ग्रुप है, ए बी सी तीनों भी डिफरेंट ग्रुप है। अगर मैं इसमें H प्लस डालता हूँ तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, मुझे ये कंपाउंड ऐसा मिलना चाहिए, CH R1 R2 R3। तो ये कायरल रहेगा या अकायरल रहेगा, यही क्वेश्चन था मेरा। चलो सबको लगता है कायरल रहेगा ना, बट जनता क्या होता है मालूम है, ये कंपाउंड रहेगा तुम्हारा अकायरल, ठीक है। बेसिकली उसका रीजन क्या है, तुमने तो क्या देखा रहेगा में, खाली तुमने खाली क्या देखा भाई, सर ने 4 डिफरेंट ग्रुप बना दिया इधर, मतलब ये तुम्हारा जो हो जाएगा ये कायरल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई गलत नहीं तुम्हारा सोचना, बट एक स्पेशल चीज होती है इसके अंदर कार्बन आयन के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं रोटेशनल इन्वर्जन, जिसको अपन बोलते हैं रोटेशनल इन्वर्जन। रोटेशनल इन्वर्जन क्या होता है बताता हूँ मैं। देखो ये जो कंपाउंड था तुम्हारे पास में ऐसा था, ये कंपाउंड ऐसा था, R1 R2 R3, ठीक है, ऐसा कंपाउंड आपके पास में। तो कभी भी कार्बन आयन जो होता है ना जनता, वो रूम टेम्परेचर पे है ना, उसको इतना इनफ एनर्जी होता है कि वो इन्वर्ट कर देता है अपने आप को, इन्वर्जन में जाता है ये, इन्वर्जन में जाता है, तो क्या बन जाएगा, ये नीचे लोन पे नीचे आ जाता है ऐसा, और ये R1 R2 R3 से चले जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं रोटेशनल इन्वर्जन, या फिर इसको टेक्निकली और एक नाम क्या दिया जाता है, अम्ब्रेला इफेक्ट,
ये छतरी उल्टा हो जाएगा, छतरी उल्टा हो गया ना इसका, बारिश में कैसा होता है वैसा अम्ब्रेला इफेक्ट। अभी ये सब क्यों बता रहा मैं तुमको मालूम है, थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बट कार्बन नैन जो भी प्रोडक्ट देगा ना तुमको वो ऑप्टिकल इनएक्टिव देगा, उसका रीजन बता रहा हूँ मैं तुमको क्यों ऐसा है वो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आता है, कोई अगर H प्लस आएगा, एक H प्लस इधर आ जाएगा और एक H प्लस इधर चले जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या कंपाउंड मिल जाएगा, एक तो मिल गया तुमको आर कंपाउंड, आर आइसोमर, एक तो मिल गया एस आइसोमर। स्टोरियोकेमिस्ट्री में आपको पता होगा आर कॉन्फ़िगरेशन एस कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना अपन वैसा, तो इसमें एक मिल जाएगा आर और एस, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रेसमिक। तो कभी भी आपको है ना कायरल सेंटर रहेगा बट वो रेसमिक फॉर्म में रहेगा, तो रेसमिक फॉर्म में तो बेसिकली अकायरल बोला जाता है ना। रेसमिक मिक्सचर अगर रहता है 50-50% तो उसको अपन अकायरल बोलते हैं। ठीक है, इसलिए कार्बोनाइन कभी भी आपको जैसे कि कार्बोकेटाइन में क्या था, कार्बोकेटाइन में भी पॉजिटिव चार्ज था, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक कर पाता था। तो कार्बोकेटाइन अगर रहेगा जब भी आपको आपका जो प्रोडक्ट रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, और कार्बोनाइन रहेगा जब भी आपका प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा और जब रिएक्शन पढ़ेगी अपन, जब भी और थोड़ा क्लियर होगा तुम्हारा कंसेप्ट, जब भी अपन एक्चुअल आइसोमेरिज्म भी पढ़ेगी स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो तुम्हारा क्लियर होगा। बट थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ मैं इसको आपको। ठीक है, ये सेम चीज तुमको इसमें भी मिलती है अमोनिया में। NH3 होता है, NH3 में भी जो लोन पेयर होता है, ये इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ चीजें में। देखो NH3 को ऐसे ड्रॉ करेंगे ना अगर अपन, NH3 में लोन पेयर है ये, समझो ये H1, ये H2 और ये H3 है। तो अमोनिया भी कंटिन्यूस इन्वर्जन में जाता है, रूम टेम्परेचर पे ये नीचे आ जाएगा, H1, H2, H3। तो जो नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड रहते हैं ना, वो भी तुम्हारे सेम इन्वर्जन में जाते हैं, उसको भी अपन अम्ब्रेला इफेक्ट बोलते हैं। ये आगे मैं थोड़ा स्टोरियोकेमिस्ट्री में बताऊंगा आपको, ये भी अम्ब्रेला इफेक्ट है। ये भी एक रीजन, इसको फ्लिपिंग बोलते हैं, फ्लिपिंग, इसको फ्लिपिंग भी बोलते हैं, फ्लिपिंग। अम्ब्रेला इफेक्ट है फिर फ्लिपिंग। तो आप क्या करो, पहले इतना लिख लो। ठीक है, अब कुछ डाउट है क्या, देखते हैं। कुछ कोई भी चीज समझाने नहीं था पूछ लो, कोई भी टॉपिक समझाने इसमें तो तुमको, वैसे आइसोमेरिज्म में थोड़ा फिर से आएगा ये टॉपिक, अम्ब्रेला इफेक्ट के नाम से ही आएगा। इसलिए ये जो दो पेयर्स है ना, ये जो दो पेयर्स है ए और बी, इसको अपन इन्वर्टोमर भी नाम देते हैं, इन्वर्टोमर। इसका नाम पहली बार सुनने को शायद आपने, मतलब जो इन्वर्जन मतलब कॉन्फॉर्मेशनल इन्वर्जन होता है ये, मतलब बेसिकली कॉन्फॉर्मेशन ही है बट उसमें इन्वर्जन भी हो गया है। नॉर्मली कॉन्फॉर्मेशन में इन्वर्जन नहीं होता है। कॉन्फॉर्मेशन अगर तुमको चमक रहा नहीं है तो टेंशन मत लो, आइसोमेरिज्म में डलना पड़ेगा अपन को। फिलहाल इतना लिख लो। तो अभी तक क्या पढ़ा अपन ने, सबसे पहले पढ़ा अपने कार्बोनियन का हाइब्रिडाइजेशन, फिर अपन ने पढ़ा भाई कार्बोनियन में हमेशा इन्वर्जन होता है, इसलिए आपको ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड नहीं मिलता कभी भी। ठीक है, इतना ही देखो मैसेज है तुम्हारा फिलहाल।
आगे जनता हो गया रहेगा आपका। आगे बढ़ते हुए अपन अब देखो जनता, कार्बन आयन जो होता है ना अपना, कार्बन आयन, कार्बन आयन को अपन जैसे कि कार्बोकटायन को अपन ने क्या बोल दिया था, लुईस एसिड बोल दिया था उसको अपन ने, कार्बन आयन कार्बोकटायन को, ठीक है। और क्या बोला था कि भाई वो तो तुम्हारा बेस सेंसिटिव या फिर न्यूक्लियोफाइल सेंसिटिव हो जाएगा वो। तो वैसे ही क्यों होगा वैसा, क्योंकि कार्बोकटायन खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, खुद वो लुईस एसिड जैसा काम करता है। लुईस एसिड मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो जनता कार्बन आयन क्या बन जाएगा अपना अभी, लुईस बेस बन जाएगा, ठीक है। अगर लुईस बेस बन रहा है ये मतलब ये एसिड सेंसिटिव एसिड या फिर इलेक्ट्रोफाइल सेंसिटिव हो जाएगा ये। तो जैसे इसको कोई इलेक्ट्रोफाइल दिखता है, ये एसिड दिखता है, तो एसिड इलेक्ट्रोफाइल सेंसिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं मैं। और क्या बोल सकते हैं, अभी इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी अगर देखेंगे इसकी, ठीक है, स्टेबिलिटी अगर देखते हैं तो कैसे देखते हैं अपन उसको, सबसे डोमिनेट क्या रहता है इसके अंदर स्टेबिलिटी में, सेम वही रेजोनेंस, ठीक है। जितना ज्यादा रेजोनेंस रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। बाद में आता है तुम्हारा इंडक्टिव, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है तुम्हारा, कार्बन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, इसलिए इसको मैं पीछे डालता हूँ। और वैसे भी अगर होगा तो भी वो अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। और फिर अभी इसके अलावा एडिशनल क्या हो सकता है, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट एक डोमिनेट इफेक्ट रहेगा। मेजर इफेक्ट में दो इफेक्ट आएंगे अपने, प्लस एम माइनस एम। तो माइनस एम से क्या आएगा, माइनस एम से कार्ब अनायन स्टेबलाइज होएगा, कार्ब अनायन स्टेबलाइज होएगा। और प्लस एम से डिस्टेबलाइज होएगा कार्बन आयन, डिस्टेबलाइज। सेम आपके इंडक्टिव इफेक्ट में दो टाइप के ग्रुप आएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट में दो टाइप के ग्रुप आएंगे आपके पास में, प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। तो प्लस आई से डिस्टेबलाइज्ड, क्योंकि क्या जनता, कार्बन आयन मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना उसके पास में, तो कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए उसके पास से, ठीक है। तो प्लस आई डिस्टेबलाइज करेगा, माइनस आई उसको स्टेबलाइज करेगा। ये अपन इंडक्टिव इफेक्ट में भी देखा था थोड़ा अपन ने इसको, ठीक है। अब इसको प्रॉपर एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। समझो अभी अपने पास में समझो CH3, ए वाला एग्जांपल लेते हैं, ए नहीं लिए 1 2 3 लिखते हैं इसको। अच्छा एग्जांपल ही देखने भी अपने को, एक एक करके एग्जांपल देखते हैं अलग अलग से, जो काफी इजी होगा समझना। देखो ये एग्जांपल है अपने पास में, 3 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन, 1 डिग्री कार्बन आयन, और सिंपल ये वाला कार्बन आयन। दूसरा लिख देता हूं मैं, CH3 CH2 माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH अनायन, CH ट्रिपल बॉन्ड C अनायन। थर्ड लिख देता हूं मैं, ये वाला कार्बन आयन, ठीक है जनता। तो क्या करो, पहले पहले तीन सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करो, पहले खुद ट्राई करो आप, बाद में मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको पहले, या फिर आप क्या करो 3 मिनट ले लो, लिख भी लो अच्छे से, पूरा तीनों चीज लिख लो अच्छे से बुक में, और फिर ट्राई करो इसको, आ जाएगा तुमको आंसर, आई नो। ट्राई करो, आ जाएगा आंसर। कार्बन आयन का स्टेबिलिटी निकलना है अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हायर से लोअर में। जो चीज आपने कार्बोकेटन में उल्ट किया अप्लाई की थी, उसमें पूरा रिवर्स हो जाएगी इसके अंदर। You can do it.
चलो, आंसर आना चालू हो गया और करेक्ट आंसर आना चालू हो गया। ठीक है जनता, तो देखो इसमें बता दूं आंसर अभी क्या है आपको। अब देखो इसमें है ना 3 अल्काइल ग्रुप है जो अनायन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा इसका, तो भाई स्टेबिलिटी डिक्रीज भी होने वाला है। इसका इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, इसका इसमें 1 अल्काइल ग्रुप, इसमें कोई अल्काइल ग्रुप ही नहीं है, तो सबसे स्टेबल कौन सा रहेगा? डी सी बी ए, ये जो है ये तुम्हारा सीक्वेंस हो जाएगा। तो पूरा अपोजिट है तुम्हारा कार्बोकेटायन का। कार्बोकेटायन में क्या था? उल्टा था। कार्बोकेटायन में ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, कार्बोकेटायन में रिवर्स हो जाएगा। अभी देखो ये देखिए कि अगर अपन तो कैसे देख सकते हैं अपन इसको, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, माइनस आई इंक्रीजेस, देन स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इंक्रीजेस। ये भी किया था अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसमें भी क्या रहेगा तुम्हारा? सी बी ए। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है मालूम है? देखो दोनों में कॉमन क्या जनता है? दोनों बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। का डिफरेंस क्या है बाइसाइक्लिक में? ये ब्रिज हो जाएगा, ये ब्रिज बाइसाइक्लिक है और ये फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक। तो ब्रेड्स रूल अगर तुमको अगर पता होगा तो खाली ब्रिज बाइसाइक्लिक के लिए एप्लीकेबल होता है ना वो। तो इसमें क्या आएगा? ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा जो बाजू में डबल बॉन्ड है अलाइलिक वाला पोजीशन पे, बट ये रेजोनेंस कर पाएगा इसके साथ में ना। तो इसका अगर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अगर अपन, तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है वो, तो ऑब्वियसली रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। मतलब फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक इज मोर स्टेबल देन ब्रिज बाइसाइक्लिक कार्बन आयन। ठीक है, काफी सिंपल है ये। क्या क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मतलब वैसे किया ना अपन ने, कर सकते हो ऐसे। इलेक्ट्रॉन उल्टा सोचना पड़ेगा फिर तुमको, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव जैसा सोचना पड़ेगा उसमें, कोई टेंशन नहीं, इसमें कर सकते हो। ठीक है जनता, अभी कुछ अलग एग्जांपल करते हैं। अभी जैसे कि फोर्थ एग्जांपल लिखना है अभी, पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ सब एक साथ, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं अपन। तो देखो CH2 माइनस लिया मैंने इधर, फिनाइल वाला एग्जांपल लिखते हैं। और इधर समझो नाइट्रो ग्रुप है, इधर समझो आपके पास में OMe ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। इधर समझो आपके पास में इथाइल ग्रुप है, इधर समझो आपके पास में
कोई ग्रुप ही नहीं रखते इसमें, CH2 रखते हैं, CH2 माइनस। फिर एग्जाम्पल में क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल में अपन रखते हैं ऐसा कुछ, थोड़ा इनका साइज बड़ा बनाया मैंने। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और कौन से एग्जाम्पल कर सकते हैं अच्छे वाले। और तो मतलब पहले कैसे सुंदर ले लेते हैं। और कौन से एग्जाम्पल ले सकते हैं अच्छे। ठीक है जनता, ये मेरे 4 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या करो, आप 4 एग्जाम्पल लिख लो बुक में। अभी देखो, जो अम्ब्रेला इफेक्ट किया ना अपन ने, उसमें कोई भी अमीन ग्रुप होएगा ना, वो हमेशा समझो एच निकल के, आप अमोनिया का अगर एच निकले तो दूसरा भी बाहर हो, तो उसमें भी तुमको अम्ब्रेला इफेक्ट दिखता ही है, मतलब हमेशा इन्वर्जन होता ही है उसके अंदर, एक्सेप्ट एक एग्जाम्पल है उसमें, एक्सेप्शन है, साइक्लोप्रोपेन का रिंग होता है वो। ठीक है, वो रीजन में आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा होगा मैं वो। तो उसके लिए आपको थोड़ा कंफर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसके लिए भी नहीं पढ़ा है मैंने वो। बट इन जनरल हमेशा तुम्हारा ये होता है, इन्वर्जन हमेशा ही होएगा एक्सेप्ट इन साइक्लोपेन काइंड ऑफ कंपाउंड, वो मैं आपको बाद में पढ़ा होगा। चारों एग्जाम्पल लिख लो जनता। तो डाउट ले लेते पहले, प्रहलाद का डाउट है। हाँ बोल प्रहलाद। सर वो लास्ट वाला CN पैरा है ना? अच्छा हाँ हाँ, पैरा है, बराबर बराबर बराबर। ओके। ये डाउट था। अच्छा ठीक, लास्ट वाला जो सीएन है लगता है पैरा पे, और तो मेटा पैरा से रिलेशन करना है अपने उसका बस।
तो जनता आई गेस वगैरह का डिस्कस करते हैं इसको अभी। देखो जनता, अभी फोर्थ वाला जो एग्जांपल है ना, इसमें क्या है मालूम है, पहला पोजीशन पे मैंने सारे ग्रुप पहले किया। तो देखो ये ग्रुप कौन सा है, माइनस एम माइनस आई। माइनस है तो बहुत कम होगा पहला पोजीशन पे। ये कौन सा है, प्लस एम माइनस आई, ओ एम ए ग्रुप। ये कौन सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप है और प्लस आई है। मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा पे होता है ना, और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो पैरा पे होता है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो इसमें कैसे देखेंगे अपन। अभी देखो, अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है, ड्रॉ करके एक बताया तो मैं आपको, CH2 माइनस है। देखो ऐसा इसको CH2 माइनस लिखा अपन ने, और इसके पहला पोजीशन पे क्या, नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, जिसके पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये अगर रेजोनेंस करेगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, और फाइनली ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट दिखा है ना भाई अपना। अपन ने मेसोमेरिक में क्या पढ़ा था, जब भी कोई डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे रहेगा तो हमेशा रेजोनेंस होएगा, हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट होएगा, एक्सेप्ट इन मेटा पोजीशन। तो ऑर्थो पैरा पे हमेशा लगने वाला, तो वही मैं इधर प्रूव कर रहा हूँ फिर आपको ड्रॉ करने के लिए। देखो ऑर्गेनिक काफी इजी है, आपको खाली इलेक्ट्रॉन घुमाने को आ गया राइट डायरेक्शन में, तो आपको सब चीज समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, बट तुम रट्टा मार लोगे ऐसे कि सर ने बोला ऑर्थो पैरा पे होता है, तो फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, तुमको अगर ऐसा लॉजिक पता है तो तुम फटाक से बोल सकते हो। तो देखो नाइट्रो ग्रुप में अगर स्टेबलाइज हो गया ना, चार्जेस आ गए इसके पास अभी, इसलिए स्टेबलाइज हो गया ये। मतलब विड्रॉइंग ग्रुप को उसने थोड़ा, मतलब नाइट्रो को मतलब क्या किया बेसिकली, ये जो CH2 माइनस था ना, उसका चार्ज थोड़ा कम कर दिया, अपने आप को उसने चार्ज दे दिया। ठीक है, बाद में देखो OMe ग्रुप तो भाई उल्टा करेगा, OMe ग्रुप तो इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसका मुंह भर देगा इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, OMe ग्रुप कैसे करेंगे अपन इसको, OMe ग्रुप कैसे करेंगे, देखो OMe ग्रुप अगर रहेगा ना, देखो ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको अपन, CH2 माइनस OMe। तो इसमें तो उल्टा इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है इसका, इसके सराउंडिंग में। मतलब ड्रॉ करेंगे इसको अपन, जैसा ड्रॉ कर सकते हैं, OMe प्लस CH2 माइनस है, इधर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है देखो, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, और कार्बन है उसके एडजेसेंट में नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो वैसे देखना होता है अपने को। ठीक है, और सिंपल अगर देखें तो सबसे स्टेबल कौन सा रहेगा, अभी सबसे स्टेबल रहेगा इसके अंदर, ब्लू से कर देता हूँ मैं इसको, सबसे स्टेबल 1। फिर OMe तो प्लस एम ग्रुप है, फिर दूसरा हो जाएगा तुम्हारा CH2 बिना सिंपल रिंग, सिंपल कंपाउंड, जिसमें कोई डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है, विड्रॉइंग ग्रुप भी नहीं है। क्योंकि देखो प्लस आई और प्लस एम तो डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ऑब्वियसली बाद में आएगा ये। बट ये जो अपना कंपाउंड है, इसके कुछ हाइड्रोजन है पैरा पोजिशन में, तो भाई देगा भी नहीं लेगा भी नहीं तो। और सेकंड और थर्ड में कैसे देखिएगा, ये OMe है, ये हाइपर कंजुगेशन है जनता। तो ज्यादा डोमिनेट कौन रहेगा, ऑब्वियसली जो प्लस एम डोमिनेट रहेगा ना इसमें स्टेप, इसको अनस्टेबलाइज बनाने के लिए। तो थर्ड नंबर पे आ जाएगा मिथाइल वाला ग्रुप, और फोर्थ पे आ जाएगा OMe वाला ग्रुप। ठीक है, तो और ये ऐसा ऑर्डर रहेगा अपना। तो देखो कैसे देखा मैंने, फिर से बताता हूँ मैं। माइनस एम से मैंने सबसे पहले इसको अलग कर दिया नाइट्रो ग्रुप को। ठीक है, फिर मैंने फोर्थ वाला क्यों लिया, क्योंकि फोर्थ वाले ग्रुप में ना जो फिनाइल रिंग, उसमें कोई डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं, विट्राइंग ग्रुप भी नहीं है। और इन दोनों को मैंने थर्ड और फोर्थ क्यों बनाया, क्योंकि ये दोनों भी क्या डोनेटिंग ग्रुप है इनके पास में। तो ज्यादा डोनेटिंग कौन रहता है, ज्यादा डोनेटिंग OMe रहता है, और कम डोनेटिंग मिथाइल रहता है हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से देखा तो अपन ने, इसलिए वो ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो ये अगर समझो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर होता ना, तो पूरा रिवर्स होता तुम्हारा केस। अगर कार्बोकेटाइन का केस होता तो हम क्या करते हैं, इसको पहले इसको हम लिखते हैं 4 3 2 1। वो कार्बोकेटाइन वाला केस है, क्योंकि उसमें क्या चाहिए अपने को, डोनेटिंग ग्रुप चाहिए थे ना, इधर क्या चाहिए अपने को, विट्राइंग ग्रुप चाहिए, इसलिए पूरा केस उल्टा हो रहा है। फिफ्थ वाला काफी सिंपल है। फिफ्थ वाला देखो, ये जो अनायन है ये एरोमेटिक है, ये जो एरोमेटिक अनायन है 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास में कितने 2 4 6 8 10 12 14 16, सो 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया एरोमेटिक, ये हो गया एंटी एरोमेटिक, तो इसलिए फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा बी से, ए वाला इज मोर स्टेबल देन बी ड्यू टू एरोमेटिसिटी देखा हमने। ये हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक, और ये हो गया हमारा एरोमेटिक। ठीक है, सिक्स वाला जो है ये ऑर्थो मेटा पैरा रिलेशन है, तो ऑर्थो पे क्या आएगा, इसके ऑर्थो पे माइनस एम माइनस आई दोनों आएगा, मेटा पे सिर्फ माइनस आएगा, रेजोनेंस मेसोमेरिक तो नहीं होएगा। इसमें माइनस एम और वीक, वीक इसके अंदर क्या रहेगा, वीक माइनस आई रहेगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा ए वाला सबसे ज्यादा, अभी मैं ड्रॉ करने का, अभी मैं रेजोनेंस ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा तुमको, अभी तुमको प्रैक्टिस करना बाद में। ठीक है, तो ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर सी वाला रहेगा, मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका अपना, ए सी
बी। बी सबसे लास्ट में क्यों गया जनता, क्योंकि वो तो खाली माइनस आई ग्रुप है ना इसके लिए। और ऑर्थो पैरा पे क्या होगा, पैरा ऑर्थो और पैरा में कैसे डिसाइड किया मैंने, देखो ऑर्थो में भी आपका माइनस एम है, पैरा में माइनस एम है, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा जनता, अभी माइनस आई। मुझे पता है कि विद डिस्टेंस माइनस आई डिक्रीज है, तो ऑर्थो में सबसे ज्यादा माइनस आई रहेगा, तो ए वाला पहले आ जाएगा, बी वाला लास्ट, सी वाला बाद में आएगा। अब बचा सेवेंथ वाला क्वेश्चन। सेवेंथ वाला कैसा है, ठीक है, सेवेंथ वाले में देखो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज, दो विड्रॉइंग ग्रुप है इसके पास में, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उससे स्टेबलाइज हो रहा है ये, और इसमें ये है एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ए वाला इज मोर स्टेबलाइज देन बी वाला, बिकॉज मोर नेगेटिव चार्ज ग्रुप, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन है, ठीक है। अभी आपको मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी का, मतलब अब इसको आपको क्या करना है, मालूम है, ओ माइनस CH2 माइनस, ठीक है, और एक कंपाउंड है तुम्हारे पास में, समझो मिथाइल CH2 से ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इनमें तीनों में इसमें भी स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तुमको, ठीक है, इसमें भी स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। अभी बाकी का ऊपर का अगर आपने लिखा नहीं होगा तो वो भी लिख लो, बाद में ये क्वेश्चन कर लेना, 8th वाला, ठीक है। 8th वाला क्वेश्चन लिख लो, बाकी सब कंसेप्ट भी लिख लेना। देखो मैंने बहुत चीज बताई ना तुमको, माइनस एम प्लस में अच्छे से लिखो तुम, मैं तुमको आराम से 3 मिनट का टाइम देता हूँ, 3 मिनट में आराम से कर लो इसको, कोई गाई नहीं है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने भी आपको ये। तो 4 5 6 7 अच्छे से रीजन से लिखो, रीजन में लिखते जाओ बाजू बाजू में, और फिर 8 का सॉल्व करना हो जाएगा तो।
आगे जनता हो गया रहेगा आपका। अब देखो 8 क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करते हैं 8 वाला। ठीक है, अभी 8 वाले क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारा चीज रैंडम है। मतलब देखो इधर क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन है ना रेजोनेंस स्टेबलाइज है कार्बोनिल ग्रुप से बाजू में। ठीक है, तो ए बी सी ऑर्डर देखते हैं इसका। अब देखो बी और सी में कंफ्यूजन क्या है, बी और सी में कंफ्यूजन क्या आएगा आपको कि दोनों कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बी में भी और सी में भी। बट बी वाला जो रहेगा ना वो कार्बोनिल से कॉन्जुगेटेड है, बराबर है, और ए वाला सी वाले में क्या कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो अब इसका अगर हाइब्रिडेशन देखोगे ना आप, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। ठीक है, तो जनता जब भी है ना, समझो कार्बन से आपको कंपेयर करना है, और इसमें समझो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, अनायन है, और सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड अनायन, तो हमेशा आपका sp हाइब्रिडेशन वाला ज्यादा एसिडिक रहेगा, याद रखना। ठीक है, तो बी और सी में क्या आएगा, बी और सी मतलब समझो कोई कार्बोनिल से, मतलब कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ मैं, अभी नाइट्रो में कुछ चीज अलग हो सकती है ना, कुछ वेरी हो सकती है, बट जब भी कार्बोनिल ग्रुप ऐसा रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको, बी इज मोर एसिडिक, सॉरी सी इज मोर एसिडिक देन बी ड्यू टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से देखा अपन डोमिनेट कर देगा, इसको एक्सेप्शन करके भी लिख सकते हो तुम। और ए वाला में तो कोई डाउट ही नहीं, ए वाला सबसे ज्यादा एसिड, ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा, कि ए वाले में तो ऑक्सीजन है ना, डिफरेंट एटम से हम, जब भी अपन डिफरेंट एटम से कंपेयर करेंगे ना, तो ऑब्वियसली एसपी और एसपी वाला फंडा ही नहीं आएगा ना। तो परसेंटेज एस वाला फंडा किधर आएगा तुम्हारा, जब भी आप कार्बन से इसको डील कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए वाला, सी वाला, बी वाला, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सब लोग ने एबीसी आंसर दिया होगा आई गेस, हाँ सबने एबीसी आंसर दिया है, तो वाले सी और बी में थोड़ा ट्विस्ट है, तो याद रखना कभी भी कार्बोनिल के एडजेसेंट अगर कार्बन CH2 आता है और आपके इसको ट्रिपल बॉन्ड से कंपेयर करना है, ठीक है, तो हमेशा आपका स्टेबलाइज कौन सा रहेगा, sp वाला। सेम एटम से देखा ना, मैं सेम कार्बन से देखा, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं वो। बोलो पूजा, अनम्यूट किया आपको पूजा। सर इसमें हम लोग बी में रेजोनेंस है, तो फिर रेजोनेंस का मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा स्टेबिलिटी हाँ पे? वही वही मैंने बताया ना, नॉर्मली क्या होता है रेजोनेंस डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, बट इधर क्या हो रहा है, जब भी सेम कार्बन रहेगा, सेम का आइटम रहेगा ना, कार्बन कार्बन दोनों भी, ठीक है, तो वो वाले केस में अपन ने परसेंटेज वैस कैरेक्टर से डोमिनेट रखना है सब चीजों को। और ये तुझे कैसे पता चलेगी, मतलब मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर अपन इसकी एसिडिटी देखते हैं ना, एसिडिटी मतलब देख, अगर समझ तो ये कंपाउंड लेती है CH3 CH2 CO CH3, ठीक है, और समझ तुझे इसका एसिडिटी निकालना है, ये CH3 का, और तेरे पास में समझो ये दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, तो इसमें क्या है मालूम है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, ये ज्यादा एसिडिक करेगा, क्योंकि अभी अपन एसिडिटी कैसे देखते हैं, कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी से देखते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट से पता है अपने को, तो वही जो एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है उसको मैं थोड़ा थ्योरी में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कैसे देखा, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं वैसे, जब भी कार्बोनिल ग्रुप एडजेसेंट रहेगा तो वो ज्यादा स्टेबलाइज होना चाहिए था, बट जब भी वो ट्रिपल बॉन्ड डायरेक्टली अगर नेगेटिव चार्ज अगर डायरेक्टली पर आ रहा है तो डोमिनेट कर जाता है, वो केस किधर मिलेगा तुझे, सिर्फ कार्बोनिल वाले केस में मिलेगा, और ए में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, ओके। ए में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। हाँ तो बी और सी में से हाँ, ओके सर, ओके। देखो। जनता भी क्या करो, 5 मिनट का थोड़ा वॉशरूम ब्रेक ले लो, ठीक है, फिर बाद में अपन फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। 5 मिनट का वॉशरूम ब्रेक ले लो। तो अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी हो रहा है 9:33, अपन 9:38 को मिलते हैं, ठीक है, 5 मिनट का वॉशरूम ब्रेक ले लो।
ठीक है जनता, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अभी अब देखो रीजन के हिसाब से डायरेक्ट करते हैं। अभी तो अपने पास समझो तीन टाइप के रिएजेंट है, 9 CH3 MgBr है अपने पास समझो, अपने पास समझो CH3 Li है, और अपने पास समझो CH3 CuLi है समझो। अभी ये तीनों में से है ना, तीनों में से तीनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन रहेगा? बेटर न्यूक्लियोफाइल थोड़ा रीजन के स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कार्बन के स्पेसिफिक नहीं है। मतलब आपको कैसे देखना पड़ेगा, मान में कौन से कार्बन गैस में ज्यादा डेल्टा माइनस है। डेल्टा माइनस तो तीनों के पास रहेगा, तो सबसे ज्यादा डेल्टा माइनस किसके पास रहेगा? जो सबसे ज्यादा आयोनिक बॉन्ड रहेगा जिसमें। तो देखो जनता, ऑब्वियसली लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कम रहेगा। लिथियम मेटल, मतलब लिथियम मैग्नीशियम कॉपर तो सब मेटल है ना, पर जब भी अगर आपको इसको कंपेयर करना है तो आपने फजान सुल पढ़ रखा है, तो आपको पता है कि CH3CO वाला थोड़ा कोवेलेंट रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे नहीं सकता। बट CH3Li और CH3Mg दोनों आयोनिक है। ठीक है, तो दोनों आयोनिक अगर रहेगा ये, तो ज्यादा आयोनिक कौन है? ऑब्वियसली बी वाला ज्यादा आयोनिक रहेगा, CH3Li वाला। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? बी वाला सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ए वाला उसके बाद में सी वाला सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल। तो सी में क्या देखा अपन ने? कोवेलेंट नेचर है थोड़ा उसका कॉपर की वजह से, 50 में तुमने पढ़ा है वो। और बी और ए में क्या आएगा? दोनों भी आयोनिक है, तो ज्यादा आयोनिक कौन रहेगा? जिसमें ज्यादा डिफरेंस है, लिथियम वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होगा ना, तो पूरा चार्ज अपना अपना जो भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो भी सब कार्बन को दे देगा बाजू में। तो इस तरीके से ये अपने को रिएक्शन में काम आएगा आगे जाके। ठीक है, अभी अभी समझो अगर ऐसा क्वेश्चन आया आपको, 3 मेंबर रिंग है और नेगेटिव चार्ज है, और 4 मेंबर रिंग है, नेगेटिव चार्ज है, 5 मेंबर रिंग है, नेगेटिव चार्ज है। अभी तो इसमें मुझे कैसे कंपेयर करोगे आप? कार्बन एन का अगर इसमें देखना है तो देखो, कार्बोकेटन में अपन ने क्या किया था, जितना इसमें रिवर्स किया था। तो कार्बोकेटन में क्या था, समझो ये कार्बोकेटन होता, तो हमने क्या बोला था? एंगल स्ट्रेन का रीजन दिया था, जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन रहेगा उतना अनस्टेबल कार्बोकेटन रहेगा तुम्हारा। अभी अपने को उल्टा करना है, अभी अपने को क्या करना है? कार्बन आयन देखना है। तो कार्बन में क्या होता है? उल्टा होता है तुम्हारा। तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं मालूम है? एंगल स्ट्रेन, मतलब क्या इसके कंपैरिजन के लिए, एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेस, कार्बन आयन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, कार्बन आयन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। आप इसको इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझ सकते हैं वैसे। देखो सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट किसका रहेगा? सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट ये बड़े रिंग में रहेगा ना, 5-5 कार्बन, 4 CH2 इसके पास में, सबसे डोनेटिंग ये हो जाएगा। तो डोनेटिंग हो रहा है तो स्टेबलाइज कम हो जाएगा आयन, ऐसे भी देख सकते हो। और इसमें क्या होगा? सिर्फ 2 ही कार्बन है, 3 ही कार्बन है टोटल, ठीक है, इसलिए थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, वैसे भी देख सकते हो। बट मेन रीजन क्या है इसका मालूम है? मेन रीजन अगर करने जाएंगे ना इसका, तो क्या देखते हैं अपन? आउटर बॉन्ड, इनर बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड, बहुत सारी, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे उसके अंदर। तो वो कंसेप्ट कभी पता चलेगा आपको जब अपन आइसोमरिज्म में साइक्लोप्रोपेन पढ़ेंगे ये। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ बताऊंगा कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर है ना sp5 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उससे मुझे थोड़ा डील करना पड़ेगा। तो मतलब आउटसाइड मेरा जो रहता है परसेंटेज ऑफ एस्केलेटर ज्यादा होता है, साइक्लोपेन जो रिंग होता है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है मालूम है? आउटसाइड एच कैरेक्टर ज्यादा होता है, परसेंटेज ऑफ एच कैरेक्टर ज्यादा होता है, और इनसाइड परसेंट, मतलब कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसमें परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, तो परसेंट ऑफ पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो रिंग अनस्टेबल हो जाता है, इसके लिए फटाक से ब्रेक हो जाता है। बट ये जो कंपाउंड रहेगा ना CH, समझो ये कंपाउंड है तुम्हारा। अगर आपको समझो एसिडिक देखना है, अपने समझो अगर दो कंपाउंड में एसिडिक देखना है, साइक्लोप्रोपेन टू साइक्लोब्यूटेन, तो ज्यादा एसिडिक साइक्लोप्रोपेन रहेगा। वो कैसे बोलते हैं अपन? कि जितना छोटा रिंग रहेगा ना, उतना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बाहर ज्यादा होता है और अंदर कम होता है। तो ये चीज समझने के लिए अपने को क्या समझना होगा? sp5 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, वो खाली ये मॉलिक्यूल्स में आएगा अपने को, बट मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। अभी खाली क्या याद रखो मालूम है? जितना छोटा रिंग रहेगा उसके ऊपर अनायन जितना रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा, पहले इतना याद रखो। तो ये कंपैरिजन कभी काम आएगा तुमको जब भी आपको रिंग से कंपेयर करना है। अगर 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड रिंग अगर कंपैरिजन करना है तो याद रखना, जितना छोटा रिंग उतना अनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा, पूरा अपोजिट है कार्बोकेटाइन। ठीक है, फटक से दोनों एग्जांपल लिख लो। ये ऐसे एग्जांपल तुम्हारे लेवल पे पूछना डिफिकल्ट है, और पूछ भी लिया तो भाई कोई इतना डिफिकल्ट, मतलब डुएबल है, मतलब इतना कुछ पेन नहीं है इसके अंदर।
जो कार्बोकेटाइन का लॉजिक है उसको पूरा उल्टा कर दो बस। बट रीजन क्या रहेगा, छोटे रिंग में ना बाहर एस्केलेटर ज्यादा होता है, अंदर पी कटर ज्यादा होता है, इसके लिए। तो जितना छोटा रिंग रहेगा उतना बाहर एस्केलेटर ज्यादा। वो समझने के लिए तो इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझ सकते हैं इसको, कोई कोई लोड नहीं है। हाँ बोल प्रहलाद, अनम्यूट किया तुझे। प्रहलाद अनम्यूट किया तुझे, हैंड रेज है तेरा। सर हाँ बोल बोल प्रहलाद। सर ये मुझे बीएसी का ऑर्डर नहीं समझा। बी में लिथियम तो CH3 के इलेक्ट्रॉन्स को पोलराइज करके कोवैलेंट कर देगा ना, मैग्नीशियम तो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो तो खुशी खुशी दे देगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा क्यों है कि बी ज्यादा आयोनिक है? नहीं नहीं, वैसा नहीं देखते थे। वो जो तू कंसेप्ट लगा रहा है ना, अपन क्या, मुझे बता, इनर्ट गैस पचास पड़ा है ना, तो तू हम्म AgCl और सॉरी AgCl नहीं, मतलब समझ NaCl है तेरे और हम्म CuCl है, तो ज्यादा कोवेलेंट कौन रहता है? BaCl। नहीं नहीं, NaCl में तुझे बोला, NaCl और CuCl है तेरे पास, समझ। हम्म ज्यादा कोवेलेंट कौन रहता है? CuCl। हेलो हाँ, रीजन क्या है, रीजन क्या है उसका? सर, वो D10 कुछ है सर। अभी देख ना, NaCl को अगर तू Na प्लस करेगा तो तुझे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलता हाँ है, और हाँ Cu प्लस को अगर तू ब्रेक करेगा तो सुडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तेरे को। हाँ यस। बोलते हैं सुडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उतना वो पोलराइज पोलराइज ज्यादा रहेगा और कोवेलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा उसका। सेम चीज इधर भी देख रहा हूँ, हम्म लिथियम है, लिथियम Li प्लस होके क्या बनने वाला है तेरा? वन एस टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा ना वो। तो कॉपर, गैस यस। हाँ, तो तीनों में से कंपेयर करेगा तो कॉपर वाला कोवेलेंट रहेगा, ठीक है। और मैग्नीशियम और लिथियम में तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव देख ला, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो रहेगा वो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन फेंक देगा ज्यादा, हम्म ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ना। सर फिर मैग्नीशियम ज्यादा होता है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव? एक डेटा तो मुझे भी याद नहीं है अभी, कंसेप्ट याद है मुझे सब। ठीक है, मैं बाद में डिस्कस करके बोलता हूँ तुझे फिर क्या है, ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। ठीक है सर। और वैसे भी ठीक रिएजेंट है आने सर। वाला है फिर से अपने को, ये उतना पेन नहीं है इसका। हाँ सर, ये गिलमान और ऐसा हाँ हाँ सब हाँ, कुछ है ना ये? प्रेग्नेंट रिएजेंट वगैरह में आएगा सब। हाँ, संदेश सर सिखा रहे थे हाँ लास्ट हाँ ईयर। हाँ, बराबर बराबर, वो आ जाएगा बाद में अपने। ओके सर। ओके। अब देखो जनता, कार्बोनेट का स्टेबिलिटी में ऑलमोस्ट अपना बहुत सारा पार्ट कवर कर लिया है, बाकी जो पार्ट रहेगा अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी कुछ और करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं लास्ट, 11th वाला। इसमें अपन लेते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड लेते हैं, अच्छा ऐसा किया हमने पहले example। मुझे बताओ 11th में ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बन आयन रहेगा? 11th में ए वाला या बी वाला? बराबर बी वाला रहेगा, क्योंकि बी वाला क्या है, अरोमेटिक है। सही दिया आंसर आप लोग ने, अरोमेटिक है। ये क्या हो जाएगा, एंटी अरोमेटिक है। बस ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो जितनी पॉसिबिलिटी थी जनता आपने सब देख ली क्वेश्चंस की, ठीक है। अब रेडिकल पे जाते हैं। तो देखो, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं बेसिकली? फ्री रेडिकल्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, C, R1, R2, R3, और रेडिकल एंटी पी ऑर्बिटल में भी, सॉरी एंटी नहीं, एक पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखो,
ये कार्बन के पास में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो भाई इसका तो 4 इलेक्ट्रॉन इसका जो तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इंटरमीडिएट हो जाता है इसके लिए, कोई चार्ज नहीं इसके पास में। मतलब कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है इसके लिए, 3 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कार्बन के और एक है सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया न्यूट्रल इंटरमीडिएट। अभी तो भाई ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा तो क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलेंगे तो सही इसको अपन, बट ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसके लिए क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका। बट दिस इज नॉट अ लुईस एसिड। लुईस एसिड के लिए क्या चाहिए अपने को, एम्प्टी पी ऑर्बिटल चाहिए, तो ये नॉट लुईस एसिड, लुईस एसिड नहीं है ये, ठीक है। इसके लिए क्या होता है ये, वेरी रिएक्टिव स्पीसीज, वेरी रिएक्टिव, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है इसका, वेरी रिएक्टिव, ठीक है। अभी हाँ, तुम अभी ये मत बोलना कि सर रेडिकल ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगी कार्बोकेटाइन, ऐसा नहीं बोल सकते अपन, ठीक है। कि दोनों में पाथवे अलग अलग है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते अपन, कि उसमें लुईस एसिड वाला फंडा था, इसमें ऑक्टेट रूल वाला फंडा है, बट ये लुईस एसिड नहीं है क्योंकि इसके कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन तो है कंप्लीट, ठीक है। अभी देखो क्या होता है जनता, अभी अपने को कंफर्म करना है, समझो रेडिकल रिएक्शन अभी जब स्टडी करते हैं ना, तो आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इलेक्ट्रॉन, तो आपको भी बीएससी में नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस करके इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे स्टडी करते हैं ये टेक्निक, ईएसआर टेक्निक बोलते हैं उसको, उससे तुम पूरा स्टडी करते हो रेडिकल है कि नहीं तुम्हारे सिस्टम में, वो सब चीज, ठीक है। तो बेसिकली अभी अपन ने क्या देखा अभी तक, भाई न्यूट्रल क्यों है ये, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास में, बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बट क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बट लुईस एसिड क्यों नहीं है फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्योंकि एम्प्टी पी ऑर्बिटल नहीं है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल नहीं है तो लुईस एसिड बोलेगी नहीं ना इसको। रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है उसको कैसे भी, ठीक है। और इसको स्टडी कैसे करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से स्टडी करते हैं। अभी नेक्स्ट करते हैं अपन, अब ये जो रहेगा ना तुम्हारा स्पीसीज, ठीक है, ये स्पीसीज जो रहेगा तुम्हारा पैरामैग्नेटिक होएगा। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो भी स्पीसीज में रहेगा उसको अपन पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तो ऐसे बहुत से रेडिकल हो सकते हैं ना, बट अपन जो डील कर रहे हैं वो कार्बन फ्री रेडिकल से डील कर रहे हैं अपन इधर, तो पैरामैग्नेटिक भी है भैया ये, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टेक्निक रहता है तुम्हारा, ये सारा टेक्निक इसमें ही देखते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी कंपाउंड रहेगा उसको स्टडी करते हैं। तो इनऑर्गेनिक में बहुत सारे कंपाउंड रहेंगे जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, कॉम्प्लेक्स वगैरह आप जो पढ़ते हो तो उसमें भी वो ऐसा टेक्निक से स्टडी करते हैं इसको, ठीक है। अभी हाइब्रिडेशन क्या रहेगा इसका, हाइब्रिडेशन ऑब्वियसली इसका sp2 होगा, ठीक है। बट कुछ कंपाउंड है जिसमें sp3 भी होता है, जैसे कि देखो अगर ये कंपाउंड है आपका CF3, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। CF3 जो कंपाउंड होता है ना जनता, वो कैसा होता है, उसका हाइब्रिडेशन अपन sp3 मानते हैं, तो sp3 है। अब देखो ये बेसिकली क्या है तुम्हारा, जितने भी रेडिकल है ना तुम्हारे, जितने भी रेडिकल है ये सब क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ना, और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को है ना अपन, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के लिए एक्चुअली हाइब्रिडेशन अप्लाई नहीं होता है। तो जो भी अपन इसमें फ्री रेडिकल्स में फिर ऑड इलेक्ट्रॉन से अपन बोल रहे हैं ना, ये sp3 है, ये sp2 है, तो ये फ्रॉम ऑब्जर्वेशन से अपन बोल रहे हैं। अपन ने क्या किया, इसका ऑब्जर्वेशन देखा है, एक्सरे डिफ्रेक्शन बोलो या फिर तुम ऐसा टेक्निक से अपन ने कुछ इसके निकाला है इसका, तो ऑब्जर्वेशन को अपने थ्योरी में कन्वर्ट किया। बट हाइब्रिडेशन का थ्योरी स्ट्रिक्टली नॉट एप्लीकेबल फॉर योर फ्री रेडिकल स्पीसीज, ठीक है। तो जो भी अपन बोल रहे हैं ये sp3 sp2 ये ऑब्जर्वेशन से बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैंने sp3 क्यों बोला, उसके रीजन देखते हैं अपन। देखो अगर समझो इसमें डिफरेंस क्या है मालूम है, देखो CH3 जो रहेगा मेरा, समझो CH3 बनाता हूं मैं अगर, तो CH3 को मैं ड्रॉ ऐसे करूंगा आराम से, CH3 का जो रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और प्लेनर है, ठीक है। बट CH3 रेडिकल अगर है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और पिरामिडल शेप होता है इसका। तो इसको अपन समझेंगे थोड़ा बेंड्स रूल से, इसको समझाने के लिए 2-3 थ्योरी है इसको समझाने के लिए, बट सबसे इजी थ्योरी जो समझ में आ जाएगा वो अपन बेंड्स रूल से समझाते हैं इसको। देखो जनता अभी क्या मालूम है, देखो अगर प्लेनर होता है, प्लेनर अगर होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, और पिरामिडल होएगा तो बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 109 के आसपास होगा, 107 109 के आसपास होगा, बराबर है। अब देखो इसमें क्या होता है,
अभी परसेंटेज ऑफ एस किस में ज्यादा रहेगा? परसेंटेज ऑफ एस इसमें ज्यादा रहेगा, मोर परसेंटेज ऑफ एस 120 डिग्री में परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा रहेगा, इसमें लेस परसेंटेज ऑफ एस बोल रहा हूँ मैं। मतलब क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं जनता, ये sp2 है ना और ये sp3 होता है पिरामिडल, तो sp2 में परसेंटेज ऑफ एस कितना रहेगा तुम्हारा 33.33 रहेगा, sp3 में कितना रहेगा सिर्फ 25% के आसपास रहेगा ना। तो रेडिकल क्या सोचता है मालूम है भाई, मुझे तो अगर मैं ऑलरेडी तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरे से कनेक्टेड है, तीन फ्लोरीन मेरे से कनेक्टेड है, ठीक है, और जो कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो वो क्या प्रेफर करता है मालूम है, वो अपने आप को इस तरीके से स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल कि वो 109 पे ज्यादा स्टेबल रहेगा, 109 107 तो रट्टा नहीं मारना है अपने को, ठीक है, उस पर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब क्या बोल सकते हैं, देखो सबसे पहली बात तो क्या थी, ये चीज पे कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज था ये, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज अगर है और परसेंटेज ऑफ ऐसा अगर ज्यादा है तो वो अनस्टेबल रहेगा, ये मानते हो? ये अपन ने कार्बोकेटन में ही पढ़ा है जनता, हमने क्या बोला था, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, माइनस आई इंक्रीजेस, कार्बोकेटन स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। सेम चीज मैं इधर बता रहा हूँ, बट ये मैं इधर क्यों बता रहा हूँ आपको कि CF3 रेडिकल जो रहेगा, या तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कनेक्टेड है कार्बन से, तो उसका जो बॉन्ड एंगल रहता है ना 107 के पास में रहता है। तो ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, बेंड्स रूल ही बोलते हैं ना इसको टेक्निकली, तुम देखोगे तो, ठीक है, टेक्निकली तुम क्या बोलते हो, बेंड्स रूल अगर आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो आपने क्या था, जैसे कि देखो आपने ये एग्जांपल देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, ये PF5 रहेगा और ये Cl2, ठीक है। अब देखो इसको कैसे स्प्लिट करते हैं तुम लोग, और इक्विटोरियल पोजीशन पे जो रहेगा ना, इक्विटोरियल पोजीशन पे इस पे, इसको तुम बोलते हो भाई ये तो sp2 है, और इसको क्या बोलते हो तुम, इसको बोल देते हो PD। तो अभी फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, तो क्या प्रेफर करता है, जिधर परसेंटेज ऑफ एस कम हो उधर जाता है वो, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम रहेगा, डिक्रीज होएगा, उधर जाएगा, तो ऑब्वियसली इधर जाएगा ना वो, PZ पे जाएगा, सॉरी PD पे जाएगा, PD ऑर्बिटल, उसमें परसेंटेज कैरेक्टर ही नहीं है। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, वो क्या प्रेफर करेगा भाई, मुझे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो वो जाएगा तुम्हारा sp2 के पास में, ठीक है, जो परसेंटेज ज्यादा है इसके हिसाब से देखते हैं अपन। ये तुम्हारा बेंड्स रूल था, तो वही चीज मैंने इधर ही समझाई ना तुमको, अगर CH3 है तो क्या कर रहा है वो, sp2 बन रहा है वो, और CF3 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो जाएगा, तो क्या प्रेफर करेगा, कम परसेंटेज ऑफ एस्पेक्टर चाहिए उसको, तो वो क्या प्रेफर करेगा, पिरामिडल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करेगा। देखो जनता, अभी ये जो भी थ्योरी बताया ना मैंने आपको, ये कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है, खाली क्या क्या ध्यान रखना है तुमको इसमें मालूम है, CF3 रेडिकल जो तुम्हारा रहता है पिरामिडल रहता है, और अगर समझो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स अपने पास में, ये रफ कर देता हूं मैं, तुमको पता है ऑलरेडी में, देखो अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है अपने पास में, फॉर एग्जांपल समझो ये रेडिकल है तुम्हारे पास में, ये रेडिकल है, तो ये रेडिकल प्लेनर रहेगा कि ये पिरामिडल रहेगा, बताओ जरा लॉजिक से। ये हो गया, फिर तुम्हारा बाइसाइक्लिक हो गए, देखो ये रेडिकल्स हो गए, ये रेडिकल भी तुम्हारे क्या होते हैं, ये रेडिकल भी तुम्हारे पिरामिडल ही होते हैं। हाँ, अभी और एक चीज बताने वाला हूं मैं तुमको, देखो अगर मेरा CH3 CH3 रेडिकल अगर प्लेनर है और CH3 रेडिकल अगर मेरा पिरामिडल है समझे, तो इसमें बहुत ही कम एनर्जी गैप होता है, मतलब ये जो क्या रहेगा मालूम है, लेस एनर्जी गैप, तो अपने आप को चेंज भी कर सकता है ये, ठीक है, इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, मतलब क्योंकि क्या होता है, प्लेनर से पिरामिडल अगर बनना है ना उसको, तो बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होता है, तो फटाक से चेंज कर सकता है। बट अपना अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है मालूम है, अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा अपना, आपको CF3 रेडिकल दे देंगे, ठीक है, और पूछेंगे शेप क्या है इसका, तो याद रखना पिरामिडल है, या फिर आपको ये बाइसाइक्लिक वाले ये कंपाउंड दे देंगे, इसका मुझे शेप पूछ लेगा, आपको याद रखना पिरामिडल है ये, ठीक है। बाकी रीजन इसका बहुत सारे अलग अलग रीजन बताते हैं साइंटिस्ट लोग, बट अपने को फिलहाल अगर जैम में आया तो इतना याद रखना है कि पिरामिडल कौन सा रहेगा और प्लेनर कौन सा रहेगा। तो जनरली जो भी हम CH3+ हो गया, CH3 रेडिकल हो गया, दूसरे कोई भी अल्काइल रेडिकल से जनरली अपन उसको प्लेनर ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अभी जनता पहले इतना लिख लेते हैं अपन, पहले इतना लिख लो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा, कुछ डाउट रहेगा तो डिस्कस कर लेते हैं अभी। फिर ज्योमेट्री में ज्यादा पेन मत लो, ज्योमेट्री में ज्यादा पेन मत लो, CF3 रेडिकल आएगा तो तुमको हमेशा क्या याद रखना है कि वो पिरामिडल है, अदरवाइज हमें, और या फिर बाइसाइक्लिक रेडिकल अगर आएगा तो पिरामिडल है,
लिख लेता फटाफट। बाकी रेडिकल की स्टेबिलिटी तो पूरी कार्बोकेटाइन जैसी होती है, ज्यादा पेन नहीं है उसके अंदर। सर हेलो। जो एक्सप्लेनेशन आपने हेलो। दिया। हेलो, हाँ बोल बोल। हाँ सर,
हम लोग इसको लुईस एसिड क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज लुईस एसिड तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बोलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना। नहीं, रेडिकल से रिएक्ट करेगा ना ये, दूसरे रेडिकल से रिएक्ट हाँ। कर सकता है ये, अनायन से कटायन से थोड़ी रिएक्ट ओके। करेगा, ये सेपरेट रिएजेंट ही है ना तुम्हारा, रेडिकल तो अलग ही होता है। रेडिकल पाथवे सुना होगा ना तुमने, आयोनिक पाथवे, रेडिकल पाथवे। तो कार्बोकटायन कार्बोनेन हाँ। जो रहता है वो आयोनिक पाथवे बोलते हैं उसको, और ये रेडिकल पाथवे हम्म। दूसरे रेडिकल से रिएक्ट कर सकते हो, बाकी इससे रिएक्ट नहीं करेगा ये। इसका मैकेनिज्म ओके। पूरा अलग होता है ना, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन आपने पढ़ा होगा, चेन रिएक्शन, हाँ। है ना। तो अपन ये आगे जाके रिएजेंट में भी देखेंगे, रिएजेंट पता होगा ना मैं तुमको, जब भी कितने टाइप के रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, रेडिकल, उसमें फिर से आएगा टॉपिक ये थोड़ा, ठीक है। बट इसको ओके। लुईस एसिड नहीं बोलते क्योंकि इसके पास में कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, और एम्प्टी पी ऑर्बिटल होना चाहिए ना, एम्प्टी पी ऑर्बिटल ही नहीं है इसके पास में, तो लुईस एसिड कैसे बोलेंगे इसको अपन। इसलिए अपने इसको अलग ओके। हाँ कैटेगराइज सर। किया, अलग टाइप का रिएजेंट है ये, ठीक ओके। है। ओके। थैंक यू। अब जनता अपने को देखना है स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमको, देखो जब भी समझो रेडिकल रिएक्शन करते हैं ना अपन, तो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में करते हैं अपन जनरली, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं होना चाहिए अपना, ऑक्सीजन अगर रहेगा ज्यादा तो प्रॉब्लम होता है रेडिकल रिएक्शन में। ऐसा क्यों, कौन बोल सकता है रीजन। तुम लोग O2 को रेडिकल बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसको रेडिकल बोल सकते हैं क्या तुम, मुझे बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। ये जो तुम्हारा O2 रहेगा ना, O2 ये तुम्हारा रेडिकल जैसा काम करता है क्या, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, O2 का MOT भी पढ़ा है तुमने, ठीक है। तो मुझे बताओ O2 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या रहता है, पेड रहता है कि अनपेड रहता है। चलो ठीक है, और सिंपल कर देता हूँ, O2 इज डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है ये या पैरामैग्नेटिक है O2। हम्म, हाँ, सबके आंसर आगे पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक है तो फिर तुम तो स्ट्रक्चर तो ऐसे ड्रॉ करते हो ना तुम, इसका स्ट्रक्चर जब भी तुम ड्रॉ करते हो O2 का, तो ऐसे ड्रॉ करते हो O2 का स्ट्रक्चर तो तुम, तो ये थोड़ी ना पैरामैग्नेटिक है, जो डायमैग्नेटिक का स्ट्रक्चर है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। तो इसको अपन ऐसे, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये एक्साइटेड स्टेट में होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा, O2 का। ग्राउंड स्टेट में अगर तुम देखोगे O2 का स्ट्रक्चर, तो वो हमेशा ऐसा होता है, O2 का स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा रहता है। देखो ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे बताते हैं तुम O2 वाले में, तो ये तुम्हारा ग्राउंड स्टेट है O2 का। और जो तुम, जो रामदेव बाबा इतना इंसिस्ट करता है ना तुमको, भाई योगा करो योगा करो योगा करो, वो क्यों करता है, क्योंकि ये तुम ये डायरेडिकल अपने अंदर ले सको, ब्रीदिंग करके, ये ब्रीदिंग करके तुम ये O2 डायरेडिकल लेते हो। और ये तो डायरेडिकल, ये जो अगर समझो तुमने इसको ऐसे ड्रॉ किया, इसको अगर तुमने समझो ऐसे ड्रॉ किया, इसको अगर तुमने ऐसे ड्रॉ किया ना, तो इसको हम बोलते हैं सिंगलेट डायरेडिकल। बट ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही फॉर्म होएगा ये, वैसे बॉन्ड बना के ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि बॉन्ड कैसे बनता है तुम्हारा, बॉन्ड अपोजिट अपोजिट स्पिन में बनता है ना बॉन्ड, तो ट्रिपलेट में तो तुम्हारा सेम स्पिन रहता है, तो ट्रिपलेट में इसलिए सेम स्पिन, इसलिए बॉन्ड नहीं बन रहा है, डायरेक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। बट बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए तुमको, अपोजिट स्पिन चाहिए ना, तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ ऐसे ड्रॉ करते हैं अपन, तो बॉन्ड बनता है तुम्हारा, ओवरलैप अच्छा होता है फिर इसके लिए, सेम स्पिन में तो रिपेल करेगा वो, ठीक है। अभी तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। O2 का, तो O2 को क्या बोलते हैं मालूम है अपन, O2 को अपन इसलिए बोलते हैं डायरेडिकल। तो अगर समझो कोई रेडिकल रिएक्शन है तुम्हारे पास में, समझो CH3 रेडिकल है, और तुम्हारे पास में समझो O2 को कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा ना, तो क्या आएगा, O2 ये रिएक्ट करके तुम्हारा पेरोक्साइड टाइप कंपाउंड भी बना सकता है, ऐसा ऐसा कुछ कंपाउंड भी बन सकता है तुम्हारा पेरोक्सी टाइप, ठीक है। इसके लिए नॉर्मली रेडिकल रिएक्शन करते हैं ना, तो O2 फ्री एटमॉस्फेयर होना चाहिए,
नहीं तो O2 खुद भी रिएक्ट कर सकता है रेडिकल से। ठीक है, चलो ये तो होगी थोड़ी तुम्हारी ज्ञान की बात है। अभी अपन आते हैं स्टेबिलिटी पे, इसको फटाक से लिख लो, चाहिए तो छोटे इसमें फटाफट फटाक से लिख लो इसको। O2 वाला जो कंसेप्ट है तुम्हारा, ये जल्दी बुक्स में नहीं मिलता है, लिखा होता है तो एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा होता है, जो सब सर के ऊपर से जाता है। O2 इज ऑल्सो डायरेडिकल, दो रेडिकल है ना इसके पास। रिएक्शन में भी रिएक्शन में भी आएगा तुमको ये, जब भी तुम पढ़ोगे क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड अरेंजमेंट, उसमें भी आने वाला है ये। और मैंने कल इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया रेडिकल के ऊपर, कल या परसों बनाया, शायद परसों बनाया है। मैं यूट्यूब पे भेजा भी था तुमको, एंटीऑक्सीडेंट करके एक वीडियो था, उसमें मतलब अपने बॉडी में भी ये होता है, रेडिकल रिएक्शंस होता है। अपने बॉडी में भी बीटा मिथाइल रेडिकल बनता है, मालूम है क्या तुमको? अपने बॉडी में अपने बॉडी में एक रेडिकल कैसे बनता है, मिथाइल विटामिन B12 से बनता है। विटामिन B12 लेने का तुमको, और एक एंजाइम होता है होमोसिस्टिन मिथाइल ट्रांसफरेज करके, ये दोनों रिएक्ट करके मिथाइल रेडिकल जनरेट करते हैं अपने बॉडी में। और अपने लीवर में भी एक चीज होती है ग्लूटाथायोन करके, वो भी रेडिकल बनाती है। और जो भी तुम विटामिन ई लेते हो, फिर तुम्हारा विटामिन सी लेते हो, ये भी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अपने बॉडी में भी जो रेडिकल्स बनते हैं मेटाबॉलिज्म के टाइम पे, उसको किल करते हैं सब वो। तो ये काफी अच्छा वीडियो बनाया मैंने परसों, बहुत डिटेल है उसके अंदर रेडिकल के ऊपर, जैसे एप्लीकेशन पार्ट है ज्यादा वो। ठीक है, चलो हो गया रहेगा आपका ये शायद। O2 पैरामैग्नेटिक हो गया, और ये एमओटीसी पे आपने प्रूव किया ना, एमओटीसी डायरेक्टिकल बोल दिया ना आपने तुमको। और क्या होता है मालूम है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो समझो आप क्या करो, आप क्या करो मालूम है, दो ऐसे आयरन रॉड लो, दो आयरन रॉड लो, और O2 क्या आएगा, समझो आयरन रॉड लिया आपने इधर दो, ठीक है। और O2 को अगर तुम लो टेम्परेचर पे कंडेंस करते हो, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे कंडेंस करते हो ना, तो लिक्विड बन जाता है। और O2 तुम्हारा होता है कुछ ब्लू कलर का, शायद लाइट ब्लू कलर का जो शेड आती है, ये आता है, ब्लू कलर का लिक्विड होता है ये। तो जब ये O2 लिक्विड को आप इसके ऊपर डालोगे ना, इसके ऊपर दो आयरन रॉड के बीच में, तो वो जैसे उसका जो लिक्विड रहता है, वो लिक्विड ऐसे कनेक्ट हो जाता है दोनों रॉड से, ऐसे ऐसे मिलेगा तुमको लिक्विड, दोनों कनेक्ट हुआ हुआ। क्योंकि O2 पैरामैग्नेटिक है ना, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेट जैसा काम करके दोनों पे चिपक जाता है ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बंदा है, उसने किया भी एक्सपेरिमेंट, तुमको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा ये। उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि O2 पैरामैग्नेटिक है, एमओटी से तुम करते ही हो, बट उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था ये लो टेम्परेचर पे O2 को कंडेंस करके। ठीक है, चलिए ये तो हो गई थोड़ी तुम्हारी ज्ञान की बातें। अभी आ जाते हैं अपने स्टेबिलिटी के काम की बात पे आते हैं अपनी, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल जो तुम्हारा था, सेम रहेगा तुम्हारा, सेम लाइक कार्बोकटायन, कल इसमें बैक बॉन्डिंग वगैरह की थोड़ी बकर नहीं होगी बस, सेम लाइक कार्बोकटायन। और एक्सेप्शंस नहीं है कुछ ज्यादा ऐसा, जैसे कि तुम्हारा वो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, वो सब अपन इसमें नहीं बोल सकते रेडिकल्स में। रेडिकल्स को अपन नॉन एरोमेटिक ही ट्रीट करते हैं। जैसे कि तुम्हारा समझो अगर ये कंपाउंड है तुम्हारे पास में, तो इसको तुम एरोमेटिक नहीं बोलोगे, नॉन एरोमेटिक बोला जाएगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो इसको तुम, वही तुम्हारा पेन चले गया। दूसरा एक एक्सेप्शन क्या था तुम्हारा, कार्बोकटाइन में एक एक्सेप्शन था ना, ये कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा ये कार्बोकटाइन से, तो इसमें ये एक्सेप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास में। ठीक है, ये एक्सेप्शन इधर काम नहीं आएगा। तो इसमें क्या आएगा रेडिकल में तुम्हारा, सिंपल जो कंसेप्ट था, समझो ये रेडिकल है तुम्हारे पास में, बेंजल रेडिकल, और ये रेडिकल, तो ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा डोमिनेट रहेगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल देखिएगा तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे लिख देता हूँ मैं, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि इसको मैं एक साथ सॉल्व कर लेता हूँ, एक साथ मैं क्वेश्चन का ट्री बना लेता हूँ। मैं समझो PH3 C रेडिकल, PH2 CH रेडिकल, फिर PH CH2 रेडिकल, फिर ये वाला रेडिकल, फिर ये रेडिकल, बाद में तुम्हारा ये रेडिकल, फिर ये रेडिकल, सॉरी ये उल्टा हो गया थोड़ा,
टर्शरी पहले आएगा ना, 3 डिग्री वाला पहले आएगा, बाद में 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर 2 डिग्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री रेडिकल। ठीक है, अभी देखो इन तीनों में अगर डायरेक्टली ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे रेडिकल के ऊपर, अपने को क्या देखना है, स्टेबिलिटी देखना है अपने को बस। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल तुम्हारा होगा, इसमें 3 रेजोनेंस है, 3 फिनाइल रिंग है, इसमें 2 फिनाइल रिंग है। तो देखो इतना जो एग्जाम्पल रहेगा ना, ये सब में रेजोनेंस आ रहा है तुम्हारा, रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस, अलेलिक रेजोनेंस, एक डबल बॉन्ड आ गया, ये रेजोनेंस हो गया। इसमें सिर्फ क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसे देखना है इस टाइप, और कोई पेन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, फटाक से लिख लो इसको। मतलब स्टेबिलिटी काफी इजी होता है इसका, कुछ ज्यादा पेन नहीं होता है, एक्सेप्शन वगैरह भी कुछ नहीं ज्यादा इसमें। इतना लिख लो पहले, जनरल स्टेबिलिटी लिख रहा है मैंने, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दिया। तो पहले हमने रेजोनेंस से देखा, फिर हमने हाइपर कंजुगेशन देखा। इंडक्टिव का ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा तुमको इसके अंदर। ठीक है जनता, आई गेस हो गया रहेगा आपका। अब देखो इसमें कुछ एक नई नई चीज पढ़ेगी अपन इस रेडिकल में अभी, जो अभी तक कोई एग्जाम में आई नहीं, मतलब नहीं तो कोई जैम में आई है, नहीं तो कोई भी एग्जाम में अभी तक आई है। उसका नाम होता है कैप्टोडेटिव। कैप्टोडेटिव इफेक्ट, अगर तुम कोई अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो तो उसमें आएगा ये इफेक्ट, कैप्टोडेटिव इफेक्ट। ठीक है, कुछ डाउट है क्या, किसके हैंड रेज है किसका तो? अच्छा, हाँ सर बोल, क्या डाउट है? सर हैंड रेज है तेरा, सेल्फ म्यूटेड आ रहा है। ठीक है, चल बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जनता, कैप्टोडेटिव इफेक्ट क्या होगा देखते हैं अभी वो। देखो कुछ कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे कि समझो रेडिकल से कुछ अपने पास में, उसका स्ट्रक्चर अगर समझो ऐसा है कुछ, मिथाइल कार्बन NH2, और समझो NO2 प्लस, NO2 है,
ठीक है, अभी इसमें क्या होता है मालूम है, और ये रेडिकल है, समझो ये रेडिकल है तुम्हारी। तो ये जो रेडिकल है ना, ये कैसा है मालूम है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से भी अटैच्ड है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से भी अटैच्ड है। ठीक है, अगर तो मैं इसका अगर रेजोनेंस निकालता हूँ ना, इसका अगर मैं रेजोनेंस निकालता हूँ मैं इसका, तो MEC डबल बॉन्ड NH2 रेडिकल और Na2, इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो क्या मैंने, देखो ये लोन पेयर था ना, इधर लोन पेयर था, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा। ठीक है, ये हाफ एडेड एरो मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो दोनों मिला के एक बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड। अभी नाइट्रोजन के ऊपर रेडिकल आ जाएगा, मतलब कार्बन से रेडिकल शिफ्ट होकर नाइट्रोजन पे आ जाएगा। अब देखो इसका रेजोनेंस भी हो सकता है, अच्छे से देखो इसका रेजोनेंस भी हो सकता है इसका, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ड्रॉ करूंगा मैं इसको, तो वैसे होगा ड्रॉ भी NH2 रेडिकल। तो मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस है ना आपका, विड्रॉइंग ग्रुप से भी रेजोनेंस हो रहा है रेडिकल का, डोनेटिंग ग्रुप से भी रेजोनेंस हो रहा है। ये दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कैप्टोडेटिव इफेक्ट। कैप्टोडेटिव का एग्जैक्टली मतलब तो मुझे नहीं मालूम, गूगल करना पड़ेगा। ठीक है, पुश पुल इफेक्ट भी बोलते हैं इसलिए इसको, इसलिए इसको और एक नाम क्या दिया जाता है, इसको और एक नाम दिया जाता है पुश पुल। और इससे ना रेडिकल काफी ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं, बट अपने पास कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है अभी। अगर कंपेयर करने के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आ भी गया तो, जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल तुम्हारे लिए, तो कंपेरिजन के लिए क्या आ सकता है, ऐसे आता जो नाइट्रो ग्रुप है उसको रिप्लेस करके CHO ग्रुप दे देंगे, जो NH2 ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप है उसको रिप्लेस करके OMe ग्रुप दे देंगे। ठीक है, बट जब भी याद रखना रेडिकल है अगर उसका तो दोनों ग्रुप है, अगर प्लस एम और माइनस एम दोनों भी ग्रुप है, तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, जो अपन समझा सकते हैं कैप्टोडेटिव इफेक्ट से। और कैप्टोडेटिव इफेक्ट क्या होता है भाई, पुश पुल इफेक्ट होता है, मतलब एक जगह तो इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है जो NH2 ग्रुप पुश कर रहा है, और NO2 ग्रुप को NO2 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, इसको हमने बोलते हैं पुश पुल इफेक्ट। ठीक है, अब इसका अगर स्टेटमेंट लिखना चाहिए पर, अगर स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ मैं, तो तुमको याद रहेगा, और तुम क्लिडन करके बुक है उसमें दिया भी है ये कंसेप्ट। ठीक है, इफ सेंट्रल कार्बन रेडिकल, इफ सेंट्रल रेडिकल कार्बन, ठीक है, is attached with is attached with is attached with both is attached with both इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EDG लिख रहा हूं मैं, its stability will increase due to push pull effect, पुश पुल। ठीक है, इतना लिख लो जनता पहले, इतना लिख लो पहले, फिर स्क्रॉल डाउन कर दूंगा मैं। हाँ, 5 मिनट पहले अक्षर ज्यादा कुछ बताया नहीं था, यही बताया था, कैप्टोडेटिव इफेक्ट ही बताया था क्या होता है। तो जो रेडिकल का डायरेक्टली अटैच डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कैप्टोडेटिव इफेक्ट रेडिकल का स्टेबिलिटी, और इससे रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है, और ये सिर्फ रेडिकल में आएगा और किधर नहीं आएगा तुमको, इतना डिफरेंस। और फिर से बता रहा हूँ मैं, ये आज तक मैंने कोई भी एग्जाम में देखा नहीं है, नेट गेट जैम IIT JEE कोई भी एग्जाम में आया नहीं कैप्टोडेटिव इफेक्ट रेडिकल्स का। बाई चांस अगर आ जाता है, या फिर कोई वर्ड भी अगर तुमको सुनाई देता है कि इधर कैप्टोडेटिव मतलब क्या होता है, तो याद रखना कैप्टोडेटिव रेडिकल में आता है, इसलिए मैंने तुमको बताया ये, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता होनी चाहिए अपने को थोड़ी बहुत, क्या पता तुम्हारे टाइम में आ जाए कभी, तुम बोलोगे हमको तो कैप्टोडेटिव पढ़ा ही नहीं सर ने रेडिकल में, इसलिए मैंने बताया वो। अक्षर बाद में बता, अक्षर तेरे को बाद में बताता हूँ, वो एग्जाम्पल तो कॉमन डिस्कस किए थे अपन ने, पहले इतना लिख लिया, कैप्टोडेटिव इफेक्ट पहले लिख लो अच्छे से, मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ मैं, और नीचे का स्टेटमेंट भी कॉपी करना, तो तुमको याद रहेगा।
बस एक लास्ट टॉपिक रह गया अपना अभी, थोड़ा स्टैटिक इफेक्ट के बारे में बताना है मुझे इसके अंदर बस अभी, रेडिकल्स में स्टैटिक इफेक्ट मतलब। अब देखो जो भी कार्बोकेटाइन कार्बन रेडिकल पढ़ रहे हैं ना अपन, ये फिर से थोड़ा मतलब इसको फॉर्म कैसे करते हैं, जनरेट कैसे होते हैं ये, तो ये सब पार्ट आएगा अपने को आगे जीओसी में। इसमें खाली अपन स्टेबिलिटी देख रहे, ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपन इसके ऊपर, और फिर जीओसी पूरा हो जाएगा तो फिर रिएक्शन भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। रिएक्शन में भी हम इंटरमीडिएट वाइज पढ़ेंगे, कार्बोकेटाइन के कितने इंटरमीडिएट है ना, पहले उसको ले लेंगे, फिर कार्बन के जो इंटरमीडिएट उसके साथ में करेंगे रिएक्शन, फिर रेडिकल के इंटरमीडिएट उसके साथ करेंगे रिएक्शन, तो फिर अपना रिएक्शन में भी आगे कैटेगरी ऐसे करेंगे अपन इंटरमीडिएट वाइज। जो भी नेम रिएक्शन कार्बोकेटाइन के उसको पहले कर लेंगे वैसा, तुम्हारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक। ठीक है जनता, अब एक लास्ट डिस्कस करते हैं अपन, फिर एंड करते हैं लेक्चर। इसको अपन बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। ठीक है, तो अपन डिस्कस करने वाले हैं स्टेरिक फैक्टर। अब देखो इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल डिस्कस करना है अपने को, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो। अगर ये जो कंपाउंड रहता है ना तुम्हारा, तो ये जो कंपाउंड है ट्राइफिनाइल मिथाइल रेडिकल बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है ये, इवन मतलब सॉल्यूशन में भी ये हाफ एन आवर तक सस्टेन करता है। मतलब ये जो रेडिकल रहता है ना बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है, बट दिस इज नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोपेलर शेप बोलते हैं। प्रोपेलर शेप क्या होता है जनता, प्रोपेलर शेप मतलब होता है तुम्हारा, एग्जॉस्ट फैन देखा है तुमने, एग्जॉस्ट फैन, तो एग्जॉस्ट फैन का जो ब्लेड रहता है ना वो देखो टिल्टेड रहता है, एक दूसरे से दूर दूर रहता है, प्लेन में रहता नहीं है वो। सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर भी तुम्हारा वैसा ही रहेगा। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा ना तुम्हारा, अभी इसको कैसे बता सकते हैं अपन, देखो ये समझो, इसको मैं ग्रीन करता हूँ इधर, ऐसा ऐसा बना देता हूँ मैं इसको, इसको ऐसे बना लेते हैं, मतलब वेज फॉर्म में। इसको मैं डार्क करो, डार्क मतलब क्या होता है, वेज फॉर्म में बना रहा हूँ इसको मैं, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। अब देखो इसका मतलब क्या है मालूम है, इसका मतलब क्या है, ये है ना
30 डिग्री टिल्टेड है, 30 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये जो रिंग्स रहेगी ना ये सब 30 डिग्री आउट ऑफ द प्लेन एक दूसरे से। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, समझो ये कार्बन अगर समझो मेरे बोर्ड के प्लेन में, समझो ये मेरा बोर्ड है और कार्बन मेरा बोर्ड के प्लेन में है, तो ये जो 3 रिंग है ना, 3 रिंग ये बोर्ड से 30 डिग्री टिल्टेड रहेगी, ठीक है, ऐसा टिल्टेड रहेगी, मतलब इट्स लाइक अ एग्जॉस्ट फैन या फिर फैन शेप। 3 ब्लेड वाला फैन अगर तुम्हारे घर पे है तो ऐसा फैन शेप हो जाता है ये, ठीक है, मतलब एक प्लेन में रहेगा नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है मालूम है, अब ऐसा क्यों होता है जनता, क्योंकि देखो इधर जो हाइड्रोजन है ना तुम्हारा, ये जो हाइड्रोजन है, ऑर्थो पे जो हाइड्रोजन है, ऑर्थो पे जो हाइड्रोजन है ना, वो एक प्लेन में रह नहीं सकते, वो एक प्लेन में नहीं रह सकते क्योंकि रिपल्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक रीजन क्या लिख देता हूं मैं, टिल्टेड रिंग ड्यू टू ऑर्थो हाइड्रोजन रिपल्शन, ड्यू टू ऑर्थो हाइड्रोजन रिपल्शन। टिल्टेड का रीजन बताया मैंने, टिल्टेड क्यों भाई, ये ऑर्थो हाइड्रोजन का रिपल्शन है इसलिए टिल्टेड है, ठीक है। अभी ऑर्थो हाइड्रोजन का भी बोल सकते हैं, तो रेडिकल जो बना है उसका भी तुम रिपल्शन बोल सकते हो ऑर्थो हाइड्रोजन से, ठीक है। अभी इसके से क्या होता है, ये स्टेबलाइज्ड, मतलब ये रिएक्ट नहीं करता है जल्दी, इनर्ट हो जाता है ये, स्टेबलाइज्ड एंड हाफ लाइफ इज इंक्रीजेस, हाफ लाइफ इंक्रीज इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बहुत टाइम तक रह सकता है ये, विदाउट डायमराइजेशन। डायमराइजेशन मतलब विदाउट डायमराइजेशन लिखो या कपलिंग लिखो, एक ये कॉम्बिनेशन लिखो, एक ही चीज है। विदाउट कंबाइन ये पॉसिबल है, अपने आप को सॉल्यूशन में स्टेबल रखता है, बट मेन रीजन क्या है इसका, अभी तुम बोलोगे सर रेजोनेंस तो अभी रेजोनेंस भी तो है इसके अंदर, ऑब्वियसली रेजोनेंस है, बट एक टाइम में एक ही रिंग का रेजोनेंस हो सकता है। समझो अगर ये रिंग इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, तो बाकी के रिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो एक टाइम एक ही रिंग रेजोनेंस कर सकता है उसके साथ में। बट मेजर फैक्टर इज नॉट अ रेजोनेंस, मेजर फैक्टर इज स्टेरिक फैक्टर। तो ये जो रहेगा स्टेबलाइज एंड हाफ लाइफ इज इंक्रीज इन सॉल्यूशन विदाउट डायमराइजेशन ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर, ये रीजन है मेन इसके अंदर, ठीक है। अभी ये लॉजिक पे जनता है, क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमको, ठीक है, तो तुम्हारा ये कंसेप्ट एकदम बिल्डअप हो जाएगा अच्छे से। देखो मैं तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ एक रिंग, मेरा इंटेंशन तुमको डराना नहीं है, खाली कंसेप्ट क्लियर करना है, तो रिंग स्ट्रक्चर देखे डरो मत। समझो तुम्हारे पास में ये रिंग है, रिंग बनाने को टाइम लग जाएगा तुमको, ठीक है, और रेडिकल है बीच में, इधर बीच में रेडिकल है, और समझो दूसरा जो रिंग है ना, दूसरा जो कंपाउंड है, दूसरा तो मेरा ट्राइफिनल जैसा कंपाउंड है कुछ, उसका रेडिकल भी बीच में है, बट इधर ऑर्थो पोजीशन पे भी ओएमए ग्रुप आ जाएगा, इधर ओएमए ग्रुप है सब, ये ओएमए ग्रुप है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है मालूम है, दोनों ये समझो ए रेडिकल है और ये बी रेडिकल है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े रेडिकल है, तो हायर रेट ऑफ डायमराइजेशन किसका रहेगा, हायर रेट ऑफ डायमराइजेशन, फटक से डायमर या फिर फटक से कंबाइन कौन हो सकता है, हायर रेट ऑफ डायमराइजेशन, ए या बी, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। हायर रेट ऑफ डायमराइजेशन कौन रहेगा, ए या बी, डिफरेंस क्या है, ए वाले में साइक्लिक बना दिया मैंने ऑक्सीजन के सो लेके सबको, अब देखो जनता अच्छे से देखा होगा तुमने, तो देखो ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड मेरा प्लेनर रहने वाला है, ये कंपाउंड मेरा प्लेनर रहेगा, क्यों, या फिर रेडिकल मेरा प्लेनर रहेगा, क्यों भाई, क्योंकि रिजिड है ना, ये साइक्लिक है, देखो बॉन्ड को तुमने लॉक कर दिया है, ये फ्री नहीं है, और इधर क्या है, ये ऑर्थो रिपल्शन रहेगा ना इसके अंदर,
फ्री ऑर्थो ग्रुप इधर तो ऑर्थो रिपल्शन रहेगा, जिसके तो हाइड्रोजन था इधर तो तुमने वही ग्रुप लगा दिया है। रिपल्शन कैसे क्या आएगा, ये स्टेरिक फैक्टर आ जाएगा इसके अंदर अभी, तो स्टेरिक फैक्टर से ये स्टेबलाइज हो रहा है अभी, ठीक है। तो बी वाले का रेट डायमरेशन का स्लो रहेगा, फास्ट नहीं, सब लोग को उल्टा लगा है। तो बी हैव लेस रेट ऑफ डायमराइजेशन, व्हाई, ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। तो ए वाले में स्टेरिक फैक्टर क्यों नहीं था भाई, क्योंकि तुमने साइक्लिक बना दिया, तो स्टेरिक के सवाल ही नहीं है, प्लेनर हो जाएगा ओवरऑल वो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है तुम्हारा, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से लिख लो, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर है ये, और किसको भी कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो फटाक से। स्टेरिक फैक्टर का हमने रेडिकल में स्टेरिक फैक्टर इस पे अप्लाई किया अपन ने, बस इस पे ज्यादा यूजफुल है ये, सब जगह स्टेरिक फैक्टर में देखना है तुमको। कुछ डाउट है तो पूछे जनता, स्टेरिक फैक्टर वाले फंडे में कुछ अच्छे से लिखो सब चीज इन्फॉर्मेशन। जब भी अपन वुड्स कपलिंग पढ़ेंगे ना तो ये काम आएगा तुमको बहुत, ये वुड्स कपलिंग में बताऊंगा मैं ये इसका रिएक्शन क्या होता है रेडिकल का, मतलब इसका डायमराइजेशन भी नहीं होता है और डिस्प्रोपोर्शनेशन भी नहीं होता है। नॉर्मली रेडिकल के दो टाइप के रिएक्शन होते हैं ना, कपलिंग रिएक्शन होते हैं रेडिकल के, या तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होते हैं। तो स्पेशल टाइप का कपलिंग आएगा इसके अंदर, बताऊंगा मैं जब आपको जब रिएक्शन बताऊंगा। देखो फिर से मैं डायमरेशन बताया था आपको, ठीक है। डायमरेशन अपन ने क्या किया था कि देखो, अब ये जो रेडिकल है ना, ये रेडिकल स्पेशल स्टेबिलिटी इसके पास में स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से, स्टेरिक फैक्टर कैसे देखा अपन ने, ऑर्थो हाइड्रोजन रिपल्शन है तो एक प्लेन में रह नहीं सकता, वो प्लेन चेंज कर लेगा अपना, थोड़ा टिल्ट हो जाता है। इट्स लाइक अ प्रोपेलर शिप। प्रोपेलर का मतलब क्या होता है, फैन जैसा। फैन का तुमने अगर ब्लेड देखा होगा ना, तो भी थोड़ा टिल्टेड होता है, तो एक प्लेन में नहीं होता, जिससे हवा ज्यादा आती है, ठीक है। तो इसमें रिजल्ट लिखा हमने टिल्टेड ड्यू टू ऑर्थो हाइड्रोजन रिपल्शन। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपको, ये दोनों क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ए और बी, और पूछा इसमें डायमेंशन ज्यादा कौन हो सकता है। तो मैक्सिमम लोग का आंसर क्या था, बी था। उनको क्या लगा रहेगा ए वाला ज्यादा ये देगा, बट ए वाले में प्लेनर हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, तो प्लेनर हो जाएगा, वो टिल्टेड नहीं रहा ना अभी वो, तो फटाक से डायमराइज हो जाएगा दूसरे के साथ में, ठीक है। हाँ वो भी इतना स्टेबल नहीं रहेगा, बट डायमराइज होने का टेंडेंसी तो रखता है वो। बट बी वाला तुम्हारा डायमराइज नहीं हो पाएगा जल्दी, क्योंकि क्या है, ऑर्थो हाइड्रोजन रिपल्शन है, सब जगह से क्राउडेड है, मतलब रेडिकल बाहर निकल ही नहीं पाएगा कंबाइंड होने के लिए, दूसरे के साथ में चिपकने के लिए, कंबाइंड होने के लिए निकल ही नहीं पाएगा वो। तो ये मेन रीजन है, हाई रेट ऑफ डायमरेशन किसका आएगा, जो साइक्लिक है उसका आएगा।